बाघ और लोमड़ी की कहानी। जंगल में सभी लोमड़ी और बाघ को बहुत ज्यादा चतुर मानते थे, क्योंकि दोनों ही सभी के साथ कभी न कभी धोखा कर चुके थे। हर कोई उनसे बचने के उपाय ढूंढता था, मगर लोमड़ी और बाघ हमेशा की तरह सबको धोखा देने में कामयाब हो जाते थे। एक दिन लोमड़ी बड़े मजे से अपने शिकार पर निकली। उसने बाघ की आवाज सुनी। बाघ जोर जोर से रो रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, अरे कोई है, बचाओ रे, अरे हाय रे, मर गया। लोमड़ी बाघ की आवाज सुनती है, बाघ के पास जाती है। जब वो देखती है कि रोने वाला और कोई नहीं बाघ है, तब वो जोर जोर से हंसने लगती है। लगता है सारा जंगल जान चुका है कि तुम कितने धोखेबाज हो। आवाज सुनकर सोचा मैं भी मदद करूं, पर देखा तुम्हें तो हंसी निकल गई। जरूर तुम्हारी इसमें कोई चाल है, जितना जोर जोर से शोर मचा रहे हो। अरे नहीं, लोमड़ी बचाओ, अरे मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, तुम परेशान कैसे हुए? तुम तो सबको परेशान करने की वजह हो, और अकेले तुम नहीं हो। जंगल के सभी लोग हम दोनों को शैतान समझते हैं और हमारी बात पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं। लोमड़ी बहुत मजाक हो चुका, जरा ध्यान से करीब आकर देखो, मैं घायल हूँ। लोमड़ी जाकर देखती है तो समझ जाती है कि ये आवाज नकली नहीं, बल्कि सच में बाघ बहुत बुरी तरह से घायल है। मगर ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? सच में तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो भाई। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जल्दी जाओ, वो सामने हरे रंग का एक छोटा सा पेड़ नजर आ रहा होगा तुम्हें। उसकी पत्तियां लाकर कूटो और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मेरे जख्मों पर लगा दो। ये जादुई पेड़ की पत्तियां हैं, मैं इन्हीं से ठीक हो सकता हूँ। ये वरदान मिला है हमारी प्रजाति को। लोमड़ी तुरंत हरी पत्तियों को तोड़ती है, लगा देती है। बाघ तुरंत सो जाता है। कुछ घंटे के बाद बाघ जब होश आता है, तब लोमड़ी से कहता है, आराम मिला। शुक्र है लोमड़ी कि तुमने मेरी बात पर विश्वास किया, नहीं तो आज तो जान से हाथ धो बैठता। लोमड़ी बाघ से पूछती है, मगर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं, ये मेरे अपने बुरे कर्मों का ही नतीजा है। आज उड़ते उड़ते एक पक्षी ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं जाकर एक कांटेदार झाड़ी में गिरा। वहां से निकलते हुए कई कांटे मेरी छाती में चले गए और मैं जख्मी हो गया। बहन, आज तो मैंने कसम खाई है, अपने जंगल के किसी जानवर को, किसी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। ये लोग ही तो हैं जो हमारी मदद करेंगे। आज पुकारने पर कोई नहीं आया सिवाय तुम्हारे। सोचो, अगर हम दोनों एक साथ कभी घायल हुए तो हम मर जाएंगे, क्योंकि इस जंगल में कोई नहीं है जो हमें सहारा दे। लोमड़ी बाघ की बात को समझ जाती है और कहती है, तुमने ठीक कहा भाई, मैं भी वादा करती हूँ आज के बाद किसी को भी नहीं सताऊंगी। मुर्गी का लकड़ी का घर। रघु नाम का एक ग्वाला था। उसके पास गाय, भैंस, बकरियां तो थी ही, साथ ही साथ मुर्गियां भी पालता था। उसके पास इतने सारे पशु थे कि उनका ख्याल रखने में उसका सारा दिन बीत जाता था। मुर्गियां इतनी ज्यादा थीं कि रोज रोज उन्हें गिनना रघु के बस की बात ही नहीं थी। उन्हीं में एक बहुत ही चालाक और चतुर मुर्गी थी। रघु हर रोज एक मुर्गी को बेच दिया करता था। जैसे ही कोई व्यापारी मुर्गी खरीदने के लिए आता, तो चतुर मुर्गी कहीं ना कहीं जाकर छिप जाया करती थी। ऐसा करते करते कई दिन, कई महीने निकल गए। धीरे धीरे उसने लकड़ियां इकट्ठा करके कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर भी बना लिया था, जहां वो सुबह और शाम छुप कर रहा करती थी। ये अच्छा जीवन है, खाओ पियो मजे करो और सुबह शाम अपने लकड़ी के मजेदार घर में आके आराम करो। हाँ, ये हुई ना बात, अब करती हूँ मजे। रघु गया किसी और मुर्गी को बेचने। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बहुत सारी मुर्गियां अलग नजर आ रही हैं और एक मुर्गी को अलग ही नजर आ रही है।
अरे ये मुर्गी अलग ही नजर आ रही है। लगता है कई दिनों से इसका नंबर नहीं आया। अब इसे बेच ही देता हूँ। अगले ही दिन जब व्यापारी आया तो चतुर मुर्गी की चालाकी नाकामयाब हो गई। उसने उसे लकड़ी के घर में देख लिया। लगता है रघु ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूं? मगर अब छुपने की कोई जगह बची नहीं है। हाय रे मेरा मोटापा, इसने तो सारी पोल खोल दी। अच्छा तो ये बात है, ये लकड़ी का घर इसी मुर्गी ने बनाया है और सुबह शाम दाना खा के इसके अंदर छुप जाती है। बड़ी चतुर है। मगर बच के रहना, अब अगला नंबर मुर्गी तेरा ही है। और रघु ने उसे बाहर निकालकर व्यापारी को बेच दिया। बेचारी मुर्गी काफी समय तक तो अपनी जान बचाती रही, लेकिन लकड़ी के घर ने उसकी जान तो बचाई, मगर हमेशा हमेशा के लिए उसे अब दूर भी करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लकड़ी के घर में रहना अब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अब रघु ने जो उसे देख लिया था। हे भगवान, रघु ने मेरे सारे चीजों पर पानी फेर दिया। अब इस व्यापारी के साथ इसके घर जाना होगा। सोचती हूँ वहाँ चलकर एक और लकड़ी का नया घर बना लूंगी और अपना नया बसेरा तैयार कर लूंगी। और इस तरह मुर्गी अपने नए घर की तरफ व्यापारी के साथ चल पड़ती है। लंबे पैरों वाला चूहा। गर्भवती चूहिया बहुत जल्द अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। एक दिन उसका पति चूहा उससे कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने सुना है कि अगर गर्भवती महिला बहुत खूबसूरत चीजें देखे तो बच्चे पर असर पड़ता है। तुम हमारे बच्चे को बहुत खूबसूरत पैदा करना। मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा जिराफ के साथ मत घूमा करो, कहीं वो भी इतना लंबा निकल आया तो। चूहिया ये बात सुनकर जोर जोर से हंसती है। कैसी बातें करते हो? मैं मानती हूँ कि जिराफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे भाई की तरह है। हर रोज मैं उसी के साथ समय बिताती हूँ, मगर इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि हमारे बच्चे पर उसका असर पड़ेगा? मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। हाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारी जाति अलग है, हम जिराफ नहीं चूहा है। चूहे ने तो बहुत समझाया, लेकिन चूहिया कभी उसकी बात ही नहीं मानती थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जिराफ के साथ दिन भर जंगल में घूमती थी। एक दिन जब बच्चा होने का समय आता है तो चूहिया जोर जोर से चिल्लाती है, ये क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? थोड़ी ही देर में चूहा घर लौटता है और लंबी टांगों वाला चूहा देखकर वो हैरान रह जाता है। हाँ, ये क्या? ये किसका बच्चा है? चूहिया बहुत हैरान होकर अपने पति से कहती है, हाँ, ये हमारा ही है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि सारा दिन जिराफ के साथ घूमने के बाद हमारा बच्चा इतनी लंबी टांगों वाला होगा। अब तो हम इस बिल में रह ही नहीं सकते, हमें अपना घर जल्द से जल्द बदलना होगा। चूहा यह सब देखकर बहुत हैरान रह जाता है। मैं मानता हूँ ये मेरा बेटा है, मगर तुम्हारी संगत के कारण इसकी आकृति इतनी अजीब हो गई। अब बोलो जिराफ से कुछ करे। थोड़ी देर में जिराफ वहाँ आ जाता है और चूहिया से कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, आओ, बच्चे के लिए नया घर मैंने पहले से बना कर रखा है। मैं भी मन ही मन डरता था कि मेरी बहना सारा दिन मेरे साथ रहती है, कहीं ये बात सच न हो जाए। आओ लंबी टांगों वाले चूहे, चलो नए घर में। जिराफ एक बहुत खूबसूरत सा बिल उस परिवार को दे देता है। अब चूहा और उसका परिवार खुशी खुशी नए घर में रहने लगते हैं। लेकिन लंबी टांगों के होते हुए ये बात जंगल के सभी लोगों को बहुत अजीब लगी। सभी ने चूहे से कहा, ये तुम अपनी पत्नी को गलत कह रहे हो कि ये जिराफ के कारण हुआ है। चूहों में 100 साल के बाद एक चूहा लंबी टांगों का पैदा होता है। ये वही है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो चूहे, ये तुम्हारा बच्चा हमारे जंगल के लिए वरदान है। ये बात सुनकर चूहे के मन में प्रसन्नता छा जाती है। चूहा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब एकदम खुशी के साथ वो अपना जीवन जीने लगते हैं। समझदार मगरमच्छ, शेर और बंदर। बंदर की तो हमेशा से आदत रही है
कि वो जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की नकल उतारता था, मगर उसने कभी भी शेर की नकल नहीं उतारी थी, क्योंकि राजा शेर अक्सर अपनी गुफा के अंदर ही रहता था। एक दिन राजा शेर का जंगल में घूमने का मन हुआ। घूमते घूमते राजा शेर एक प्यारे से तालाब के पास आकर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। अभी राजा ने इतना कहा ही था कि तालाब के पास के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर उसकी नकल करता है और वही बातें दोहराने लगता है जो शेर कहता है। कितना सुंदर नजारा है। ये कौन बोला? ये कौन बोला? बंदर ने फिर से उसकी नकल उतारी। राजा शेर परेशान होकर खड़ा हो जाता है। कौन है ये बदतमीज? कौन है ये बदतमीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंदर, तुम्हारी ये हिम्मत अभी बताता हूँ। बंदर, हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर उछलता हुआ दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरा पेड़ ऐसा करता करता जंगल के बीचों बीच तुरंत पहुंच जाता है। राजा शेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। कल आना, कल तो तुझे जिंदा चबा डालूंगा। राजा को बंदर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सब होता हुआ मगरमच्छ पानी के अंदर अंदर बैठा देख रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद राजा शेर वहाँ से गायब हो जाता है और बंदर वापस लौट आता है। मगर ये क्या, बंदर के हाथ पर चोट लग गई थी। ये ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे हाथों पर। मजे से लटक कर जा रहा था, कांटे वाली झाड़ियों में फंस गया। अरे वैद जी, कहाँ हो? मगरमच्छ जंगल का वैद था। मगरमच्छ पानी से निकलता है और बंदर की मरहम पट्टी करता है। मगरमच्छ बहुत समझदार था। उसने राजा शेर को पीछे से आते हुए देखा और समझ गया कि इस बार राजा शेर बंदर को कच्चा चबा जाएगा। समझदार मगरमच्छ ने बंदर को इशारा किया और कहा, जब तक मैं ना कहूँ चुप रहना। बंदर सर हिलाता है। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, वाह, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं हमारे राजा जी के बारे में। मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे राजा शेर से बेहतर इस जंगल में कोई जानवर नहीं है। मगर तुम आज जिस तरह से उनका मजाक बना रहे थे, जब मुझे बता रहे हो तो उन्हें भी मिलकर इस बात की माफी जरूर मांग लेना। अपनी बड़ाई सुनकर राजा शेर बहुत प्रसन्न हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाद में मगरमच्छ बंदर से कहता है, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, मगर याद रहे, अपने से शक्तिशाली का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। 2 हिरन और भालू। जंगल का राजा राजा शेर बहुत ही खूंखार था। उसे अपनी ही प्रजा को खाने में बहुत मजा आता था। उसका सबसे पसंदीदा खाना था हिरन। इसीलिए पूरे जंगल में एक भी हिरन बाकी नहीं रहा था। छुपते छुपाते एक हिरन का जोड़ा काफी दिनों से अपनी जान बचाए इधर उधर भटक रहा था। हिरन की पत्नी हिरनी माँ बनने वाली थी। हिरन को उसकी बहुत चिंता सता रही थी। हे भगवान, इस जंगल का रक्षक हमारा राजा हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर किसी और जंगल में जाते हैं तो वो हमें शरण नहीं देंगे। मैं क्या करूं? किस तरह अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करूं प्रभु? दिन रात हिरन यहाँ वहाँ अपनी पत्नी को लिए भटक रहा था। एक दिन रास्ते में उसे भालू दिखाई दिया। भालू उसे देखकर बहुत हैरान हो चुका था। अरे अरे हिरन भाई तुम, और अरे भाभी तुम, हे भगवान, मैं तो सोचता था तुम लोग अब जिंदा नहीं हो, इस दुनिया में ही नहीं हो। मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ, मगर तुम इतने दिनों तक थे कहाँ?
हिरन अपनी परेशानी भालू को बताता है। हिरनी और हिरन को रोता बिलखता देखकर भालू को उन पर बहुत दया आ जाती है और भालू कहता है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये बच्चा इसी जंगल में पैदा होगा और इसका पूरा जिम्मा मेरा है। चलो मेरे साथ। भालू हिरन और हिरनी को लेकर जंगल के बीच में पहुंचता है और अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो 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 मेरे दोस्तों, आज आप सभी यहाँ हिरन को देखकर बहुत हैरान होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जंगल से हिरन लुप्त हो चुके हैं और इसका कारण है हमारा राजा शेर, जो हमारा रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। अब हमारी हिरनी बहन माँ बनने वाली है। एक नया हिरन इस जंगल में आने वाला है, मगर उसकी जान को खतरा है। दोस्तों, मैं आप सबका साथ चाहता हूँ और अपने शेर को मार गिराना चाहता हूँ। अगर वो ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर इस तरह का कोई मासूम परेशान नहीं रहेगा। भूलिए मत, आज ये हिरन की बात है, कल हम में से किसी की भी हो सकती है। भालू के इतने सारे अच्छे विचार सुनकर जंगल के सभी जानवर उसके साथ हो लिए और बंदर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना है। सभी जानवर मिलकर राजा को मारने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो कुछ बहुत स्वादिष्ट खाने का पकाते हैं जिसमें जहर डाल देते हैं और अपने राजा को खिला देते हैं। राजा भोजन को देखकर बहुत खुश होता है, मगर भोजन खाने के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। राजा शेर को मरा हुआ पाकर अब सभी जंगलवासी बहुत खुश थे। हिरन भालू का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों को, हमारे बच्चे को बचाया। हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे दोस्त। और इसी तरह खुशी खुशी सभी जंगलवासी दोबारा जीने लगते हैं और अपना राजा भालू को बना देते हैं।